let's start with alternating current के PYQs. Okay, first question is from 2022, which is a very easy question, I think so. Peak voltage of the AC source is equal to RMS. No, never. Root 2 times of RMS, 1 by root 2 times of RMS, the value of voltage is supplied. Okay, देखो हमें पता है VRMS is peak by root 2. तो पीक वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये वी नॉट को हम लोग पीक वोल्टेज भी बोल देते हैं, पीक वोल्टेज. तो पीक वोल्टेज इज इक्वल टू VRMS रूट 2. सो ऑप्शन विच मैचेस ओवर इज रूट 2 टाइम्स ऑफ RMS वेलोसिटी, विच इज 1 का बी ऑप्शन इज करेक्ट. इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं, एक फॉर्मूला बेस्ड पे हम लोगों ने स्टेटमेंट वाइज बना लिया था, क्योंकि 2022 की खासियत ये थी कि वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाने वाला था. ओके, a 40 microfarad capacitor is connected to 200 volt of 200 volt and frequency is 50 hertz. The RMS value of the current in the circuit is nearly. Okay, जैसे कि हमें पता है V is equal to IR, तो हम इसमें क्या ले लेंगे, क्योंकि कैपेसिटर है, we can take as V is equal to I and XC. ओके, मतलब XC is the resistance offered by the capacitor. तो हमें करंट पूछा है, V by आपका क्या आ जाएगा, XC. We need to calculate XC separately ताकि confusion ना हो. XC क्या होता है, 1 by ओमेगा C. ओमेगा क्या होगा, 2 पाई F हमें दिया है फ्रीक्वेंसी, C कितना दिया है 40 माइक्रोफेराड, मतलब 10⁻⁻⁶, ऊपर जाके हो जाए 10⁻⁶. ओके, नाउ दिस विल बिकम 100. ओके, ये 100 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 10, मतलब 1000 हो गया, तो 10⁻3, तो इट इज 10⁻3 बाय पाई C. ये कुछ वैल्यू आ गया यहाँ पे. ओके, तो वोल्टेज कितना है अपना 200, ये है 10⁻3 इंटू पाई 4 पाई, नॉट पाई C, 4 पाई. तो 10⁻3 अगर ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/5 आ जाएगा यहाँ पे, 4 पाई बाई 5. दिस वुड बी द आंसर. इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा. देखो हम लोग ने क्या बोला है, इसमें ले लिया डायरेक्टली ये. अगर इसको नॉट भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. RMS लोगे तो किसका, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, VRMS अपॉन रूट 2 इंटू इज इक्वल टू IRMS अपॉन रूट 2 इंटू XC. रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो ये फॉर्मूला कुछ फर्क पड़ने वाला है इस केस में. तो आप V नॉट ले लो, पीक वोल्टेज जो दिया है वही RMS आ जाएगा, क्योंकि रूट 2 कैंसिल हो गया, तो वही इस केस में, क्योंकि हम लोग भी RMS निकाल रहे हैं ना. ओके, तो इसमें RMS पूछा है तो आप वो ले लो. अगर पीक पूछा रहता तो फिर हम लोग चेंज कर लेते थे, बट बेसिकली इससे जाना ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आपको इसमें पीक करंट पूछ लिया रहता तो अलग रहता था आंसर. तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 4/5 को हम लोग लिख सकते हैं 0.8 इंटू पाई, तो 3.14 इंटू 0.8 इस अप्रॉक्सीमेटली 2.4 के आसपास आ जाए, 24. तो उसके आसपास का आंसर आपको क्या दिख रहा है, 2.5 एम्पस्ट्रॉन्ग, सॉरी एम्पियर नॉट एंगस्ट्रॉम. अ स्मॉल सिग्नल वोल्टेज ऑफ V इतना दिया है, वोल्टेज सिग्नल इतना है, अक्रॉस अ आइडल कैपेसिटर द करंट I लैग्स द. अच्छा, इन लोगों ने अभी ये पूछ लिया कि करंट लैग करेगा कि लीड करेगा. आपको देखो दो स्टेटमेंट याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इंडक्टर में देखो सिंपल रेजिस्टिव सर्किट में द वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, और इंडक्टर के सर्किट में वोल्टेज लीड करता है और इसमें कैपेसिटर में करंट लीड करता है. तो आपको कैसे याद रखना है, ये देखो मुझे खाली, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक इंडक्टर वाले में वोल्टेज लीड कर रहा है और इसमें कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है. तो मुझे खाली एक स्टेटमेंट याद रखना है. मुझे एक स्टेटमेंट कौन सा अच्छा लगा कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है. और ये मैंने कैसे याद रखा है, C से कैपेसिटर, C से करंट, तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है. तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, इंडक्टर में करंट के हिसाब से देखो तो करंट लैग करेगा. अगर करंट के बेस पे देखो, अगर करंट लैग कर रहा है तो कौन लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा. तो वन एंड द सेम चीज. इसमें आप कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है ऐसा भी बोल सकते हो ना, कुछ भी बोल दो. ऐसा दो जन भाग रहे हैं, A B के आगे है, मतलब सॉरी याद ऐसा बोल दो, हाँ समझो ये 5 मीटर पे है, ये 10 मीटर. आप ऐसा बोल सकते हो A इज अहेड ऑफ B और B इज बिहाइंड A. ऐसा कुछ भी हो जाएगा स्टेटमेंट, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या. वैसे ही अगर करंट लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, तो आप खाली एक स्टेटमेंट याद रखो, बाकी सब आपसे बन जाएगा. मतलब खाली मुझे ये बोलना है, ये याद रखो, कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय कितना, π/2. वोल्टेज से π/2 आगे रहेगा ये, और फिर उसका सब ऑपोजिट हो जाएगा. अगर ये लीड कर रहा है तो वोल्टेज लैग करेगा, ये हो गया कैपेसिटर का केस में. इंडक्टर में उसका उल्टा जाएगा, इंडक्टर में करंट लैग करेगा बाय π/2 विथ वोल्टेज, तो वोल्टेज
लीड करेगा, यहाँ पे वोल्टेज लीड करेगा, नॉट लैग, इट विल लीड। तो इस तरीके से एक स्टेटमेंट से आपके 4 क्वेश्चन बन गए और 4 मार्क्स आपके बच सकते, 4 क्वेश्चन बन सकते, प्रोबेबल 4 क्वेश्चन, और उससे आपका बच जाएगा मार्क्स। देखो इसमें क्या बोला है, करंट आई लैग्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2, ये तो हो नहीं सकता। ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटेंस डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी ऑफ द वोल्टेज। फिर आई इज इन फेज विथ वोल्टेज, आई लीड्स द वोल्टेज बाई 180। देखो फेज में कब रहेगा, जब रेजिस्टेंस रहेगा तभी, बट ये कैपेसिटर है तो नहीं होगा। 180 तो लैग करने नहीं वाला, ये तो गलत है। तो बचा क्या आपका ऑप्शन, इन चारों स्टेटमेंट के बेसिस पे मैंने ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके बी ऑप्शन आ गया। और हमें पता भी है कि कैपेसिटर और इंडक्टर, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है 0, रेजिस्टेंस होता है 0, तो इन लोग कुछ भी पावर कंज्यूम नहीं करेंगे। बट रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टर सर्किट में रेजिस्टेंस रहेगा तो पावर आपका कंज्यूम होगा I2R। ओके, तो ओवर अ फुल साइकिल C does not consume any of the energy of the voltage supplied. This is true statement and it is one of the important statement कि कैपेसिटर और इंडक्टर do not consume any energy throughout the cycle, मतलब उनका रेजिस्टेंस जीरो मानते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेटली। ओके, द करंट I in the inductance is varying with time according to the plot given over here. I t के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। What will the variation of the most correct voltage with the time in the coil? देखो करंट I is varying with time, करंट पहले बढ़ा क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है तो ये बढ़ेगा फिर डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, बढ़ा फिर डिक्रीज हो गया, तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, देखो ये तो होने से रहा, वोल्टेज का बी वाला ऑप्शन तो होने से रहा। उसमें देखो ये क्या होगा, ये हो सकता है क्या, वोल्टेज इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस फिर वापस इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि करंट एक बार बढ़ रहा है, ओके करंट एक बार बढ़ रहा है फिर एक बार घट रहा है। इसमें देखो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो करंट बढ़ेगा फिर डिक्रीज होता है, डिक्रीज होगा फिर ये होगा, तो ऐसे 2 बार साइकिल में नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। वैसे ही देखोगे आप तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है फिर घटेगा फिर घट रहा है फिर बढ़ेगा। ये पॉसिबल क्यों है बताओ, क्योंकि ये पहले कांस्टेंट वेलोसिटी पे था, तो सॉरी कांस्टेंट वोल्टेज था तो करंट बढ़ रहा था, तभी वोल्टेज कांस्टेंट था, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, वोल्टेज कांस्टेंट था, वोल्टेज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट था तो इंक्रीज हो रहा था, फिर डायरेक्टली डिक्रीज हो गया, वोल्टेज वापस डायरेक्टली नेगेटिव में आ गया तो आपका I ये हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये करेक्ट है, क्योंकि ये लाइन जो जॉइंड है इस केस में आपका मतलब ये देखो इस लाइन में देखोगे आप कैसे, वेट, ये लाइन में अगर आप देखोगे कि ये है कुछ, यहाँ पे समझो टाइम T/2 है, टाइम T/2 है, मतलब T/2 पे जस्ट T/2 पे मैक्सिमम था, फिर जस्ट T/2 पे ही फटाक से मिनिमम हो गया। ओके, ओवर द पीरियड वेरिएशन नहीं देखने मिला, हमें डायरेक्ट खत्म हो गया, ये हो गया। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ओवर हियर। इस क्वेश्चन के सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है, देखो इन लोग ने बोला है कि इंडक्टेंस है वेरिंग विद टाइम अकॉर्डिंग विद दिस कंडक्टर, ये वेरी कर रहा है। तो आपको इंडक्टर का पता है EMF इज इक्वल टू माइनस L di/dt, ये सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे L तो सेम ही रहता है इसका। देखो इस केस में di/dt करो तो मतलब स्लोप इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, मतलब EMF दिस इज पॉजिटिव, तो di/dt इज पॉजिटिव ओवर हियर, di/dt इज पॉजिटिव। di/dt इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका di/dt वुड बी द एरिया ऑफ दिस कर्व, तो एरिया पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे di/dt पॉजिटिव है, बट क्या di/dt कांस्टेंट भी है क्या, ये स्लोप तो सब जगह कांस्टेंट ही है ना, तो di/dt इज कांस्टेंट, तो ऐसा वैल्यू निकालना है कि वोल्ट इज कांस्टेंट ओवर हियर, कांस्टेंट ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ डी में दिखेगा, तो आपका डी ऑप्शन ऐसे भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हुए, द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज आर गिवन बाय I और E, द एवरेज पावर इन वॉट कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज। तो देखो क्या रहता है, पावर एवरेज इज इक्वल टू पावर RMS इनटू cos phi। cos phi को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर बोलते हैं इसको, ये हो गया पावर एवरेज। तो हमें पावर एवरेज निकालना है, पावर RMS कैसे निकलेगा, पावर का फॉर्मूला क्या आता है, V इंटू आई, पावर मतलब पावर RMS के लिए VRMS और IRMS दोनों RMS मिलेंगे, और ये cos phi तो है ही। अभी RMS कैसे आएगा, इसका पीक वैल्यू ले लो, पीक वैल्यूज डिवाइडेड बाय √2 तो होता है RMS, तो इसका हो जाएगा 1/√2/√2, सेम फॉर 1/√2/√2,
और ये cos phi क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, नीचे आके 1/2 √2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया आपका 1/4। अभी cos phi क्या है, द फेज डिफरेंस। ये भी साइन में, ये भी साइन में, अगर अलग रहता तो हमें चेंज करना पड़ता था, बट साइन में तो फेज डिफरेंस इज डायरेक्टली π/3। cos π/3 मतलब cos π/3 कितना होता है 60 डिग्री होता है। cos 60 sin 30 विच इज हाफ, वापस आ गया हाफ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 into 1/2 into 1/2 is equal to 1/8, which is D option correct. In an ancient circuit, sorry, in an AC circuit, in an alternating voltage E is given as this much. ये रूट क्या दिया है यहाँ पे ऐसा, is connected to a capacitor of capacitance 1 microfarad. The RMS value of the current, देखो सेम जो ऐसा हम लोग ने पीछे किया था, यहाँ पे इन लोग ने 2 मिस कर दिया, यहाँ पे 200√2 is the peak voltage. तो हमें VRMS पहले निकालना पड़ेगा। VRMS क्या हो जाएगा 200√2 मतलब पीक वोल्टेज बाय √2, तो कैंसिल होके आ गया आपका ये। तो हमें करंट निकालना है। IRMS इज नथिंग बट VRMS अपॉन XC, जो कि इस केस में कैपेसिटर के केस में रेजिस्टेंस होता है। VRMS इज 200, IRMS क्या हो जाएगा 1/ωc, तो ωc ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा इंटू सी, 1/ωc होता है ना, ओमेगा सी मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा क्या होगा 2π। अभी देखो ओमेगा डायरेक्टली दिया है ओमेगा टी, तो आप डायरेक्टली डाल दो 100, ओमेगा टी ना, ओमेगा टी रहता है, तो ओमेगा आपको मिल गया 100 डायरेक्टली, और सी कितना दिया है 1 माइक्रोफैराड 10⁻⁶। तो 1 2 3 4, तो 2 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। अभी मिली एम्पियर्स में दिया है, तो आप इधर 10 से मल्टीप्लाई करो, ये 10 ऊपर जाके हो जाएगा -3, मतलब मिली हो गया, तो 20 मिली एम्पियर्स इज द करंट। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट हो भैया। सॉरी 200 100 पे काम आकर, देखो ऐसे ही होता है, सही ऑप्शन पे आके भी हम लोग गलत ऑप्शन मार्क कर देते हैं। द RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज, इसमें RMS क्या आ जाएगा, पीक वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, पीक वैल्यू V0 दिख रहा है, तो V0/√2 वुड बी द RMS। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन। कुछ ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, पीक जो दिख रहा है उसको √2 से डिवाइड कर दो। In an AC circuit, the EMF E and the I is given as at an instant is this. The average power of the circuit over one cycle is. वापस वही पूछ लिया क्या, वापस वही पूछ लिया, ठीक है। देखो इन लोग ने बोला है, अभी इस केस में हमें वैल्यूज नहीं दिया है, तो हम एवरेज पावर कैसे लिखेंगे, IRMS VRMS इंटू cos phi, और हमें कुछ वैल्यूज नहीं दिए, मतलब इस साइन में तो डेल्टा मतलब इनका फेज डिफरेंस 5 ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √2 नीचे 2 हो जाएगा, I0 E0/2 cos phi। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, मैंने पहले ऑप्शन ऐसे ही देख लिया कि कुछ अलग इन लोगों ने नहीं दिया, तो नॉर्मल अपना दिया है, तो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। इन एन AC सर्किट विद वोल्टेज V and करंट I, द पावर डिसिपेटेड इज डिपेंडेंट ऑन द फेज बिटवीन V and I इज दिस मच। क्या होगा AC सर्किट में पावर डिसिपेटेड इज, तो आपको पूछ लिया स्टेटमेंट वाइज, पावर डिसिपेटेड इज डिपेंडेंट ऑन, देखो ये क्या होगा हमें पता नहीं, ये होगा क्या, ये होगा ये हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि इट्स डिपेंडेंट ऑन द फेज बिटवीन दिस, ओके, इट इज डिपेंडेंट ऑन फेज, ये हमें पता है। बाकी इसका जो वैल्यू रहेगा, ये पीक है क्या, ये RMS है क्या, हमें नहीं पता, तो हम लोग ये सब कर नहीं सकते। तो मेन जिसके ऊपर श्योरिटी है वो टिक करके आ जाओ आप, तो 9th का A हो जाएगा यहाँ पे, ओके। कहाँ गया, इसको हटा दो, हाँ। इन एन AC सर्किट द RMS वैल्यू ऑफ current is IRMS is related with the peak value of I0 with the relation IRMS क्या होता है, peak value by √2 ऑप्शन नंबर डी। मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो दो लाइन के क्वेश्चन बन रहे हैं, सॉल्व करने के लिए 2 लाइन का आंसर बना स्टेटमेंट बन रहा है। इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन 10⁻⁻2 टेस्ला, okay, a circular coil of radius this and resistance pi square ohm is rotated with about an axis which is perpendicular to the direction of the magnetic field and which forms the diameter of the coil. The coil rotates with 200 revolution per second. The amplitude of the alternating current induced in the coil is, देखो ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा नहीं। देखो क्या हो जाएगा इसमें, हमें पहले तो देखो कोई भी कॉइल मैग्नेटिक, उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर पे है, तो रोटेट करेगा तो उसमें फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा जैसे जैसे आप रोटेट करोगे, पहले आपका पूरा ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा, फिर ऐसे उससे ये फ्लक्स 0 होगा, फिर वापस ऐसे होगा, फिर वापस ऐसे होगा, ऐसे चेंज होता रहेगा, घूमता रहेगा गोल गोल। तो पहले आपका फ्लक्स इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा, फिर फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स चेंज के कारण EMF भी जनरेट होगा। तो हमें पता है E = -dϕ/dt, हम लोग ने EMI पढ़ा है। तो
इस केस में फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ चेंज होगा, तो उसके वजह से उस चेंजिंग ईएमएफ की वजह से करंट भी आएगा। तो करंट एसी होगा। क्यों एसी होगा? क्योंकि ईएमएफ पहले बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा, फिर ईएमएफ घट जाएगा तो करंट घट जाएगा, ऐसा होगा। तो बार बार ये साइकिल चेंज होता रहेगा, इसलिए उसको एसी बोल दिया, और वो एसी ही होता है। तो हमने क्या बोल दिया है कि हमें आई निकालना है, उसके लिए हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए क्या, और फॉर रोटेटिंग हमें पता है बी ए एन ओमेगा होता है, ई नॉट बी ए एन ओमेगा होता है फॉर रोटेटिंग, मतलब रोटेटरी ईएमआई के लिए बी ए एन ओमेगा होता है फॉर रोटेटरी। बी कितना दिया 10⁻², ए कितना दिया है आपको, रेडियस दिया 30, तो पाई आर स्क्वायर, 30 का हो जाएगा 900 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में आ गया। एन कितना दिया, नंबर ऑफ टर्न्स, कुछ दिए क्या, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए यहाँ पे, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ टर्न्स तो नहीं दिया है, हाँ ओमेगा दिया है 200 रेवोल्यूशन पर सेकंड, 200 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो 200 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में दो करते थे, 2 पाई रेडियन हो जाता है, तो 200 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड ये हो गया। तो आप सब कर लो, यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0, ये -4 चला गया। ओके, तो क्या बचा अभी इधर, 9 इंटू 2 इज 18 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻²। फिर ये आ गया ईएमएफ, तो ईएमएफ आ गया, तो ईएमएफ को अगर आर से डिवाइड कर दोगे तो आपको वो आई नॉट आ जाएगा क्या, इसको आप डिवाइड कर दो आर से, तो हमें आर कितना दिया, रेजिस्टेंस इज गिवन एज पाई स्क्वायर, फिर पाई स्क्वायर से, ये भी पाई स्क्वायर था ऊपर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा 18 इंटू 10⁻², जो कि ऑप्शन मैच भी नहीं हो रहा है क्योंकि गलत भी है, क्योंकि हम लोग को बोला है 200 रेवोल्यूशन पर मिनट, हमें सेकंड्स में निकालना है, इसको 60 से डिवाइड करना था, पूरे को 60 से डिवाइड करना था, इसको भी 60 से डिवाइड करना था, इसको भी 60 से डिवाइड करना था। तो क्या हो जाएगा, 6 10 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 ज़ा, ये 10 ऊपर जाके हो जाएगा 6 3 ज़ा, तो आ गया इसमें 3, ये 10⁻³ होगा 3 मिली एम्पियर, जो कि आंसर वापस होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ये 2 पाई का 2 तो भूल गए, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ध्यान से करना रहता है, इसीलिए ध्यान से करो सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ सीरीज LCR विथ इंडक्टेंस 10 हेनरी, फिर कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, ओके, resistance 50 ohm is connected to a source of voltage this much. If the resonant frequency of LCR is V0, the frequency of the AC source and the frequency of AC source is V, then ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, 2022 का ये LCR के ऊपर। ओके, हमें क्या पूछा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है, V0। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, F = 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, सॉरी ऐसे नहीं आता है, उसका फॉर्मूला आता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, ये होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। इसको हम लोग ने बोल दिया V0। उसने क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, सोर्स का फ्रीक्वेंसी देखो ये है ओमेगा, सोर्स का ओमेगा हो जाएगा ये 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई एफ सोर्स वुड बी 100/2 पाई, ओके, और ये आ जाएगा 50 बाई पाई। ये आ गया फोर्स का फ्रीक्वेंसी, तो सोर्स का फ्रीक्वेंसी 50/पाई एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, ये कैसे आ गया, इक्वल कैसे आ गया, ये निकाल दो फ्रीक्वेंसी, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L कितना दिया है आपको, L इज गिवन एज 10, और फिर ये कितना दिया 10 माइक्रोफैराड, और 10 माइक्रोफैराड बोला है ना, तो लिख दो 2 पाई, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 10⁻⁴, क्या हो जाएगा 10 ये 2 0 जाएगा 10⁻⁴ होगा, इसका अंडर रूट लोगे तो 10⁻², 10⁻² ऊपर गया बाई 2 पाई हो गया, तो ये भी आ गया 50/पाई, तो ये भी 50/पाई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ओके, 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L and capacitance C and resistor of R resistance is connected in series to an AC output voltage of difference V volt as shown in the figure. Potential difference across L, C, R is 40, 10, 40, मतलब L के अक्रॉस कितना है 40, इस C के अक्रॉस 10, R के अक्रॉस 10, 40 respectively. The amplitude of current flowing through the LCR circuit is this much. The impedance of the circuit, मतलब नेट रेजिस्टेंस पूछ लिया, देखो V इक्वल होता है IR, मतलब नेट किसी से Z ले लो, तो हमें Z पूछा है तो V/I कर देंगे हम लोग। V हमें पता है क्या, नेट V क्या हो जाएगा, सीरीज में V ऐड हो जाता है,
अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये नहीं होता है फॉर्मूला, ये ऐसे ऐड नहीं होता है। रेजिस्टेंस उसका फॉर्मूला क्या रहता है मालूम है, वी नेट होता है वी ऑफ आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, या तो कोई भी वी एल माइनस वी सी या वी सी माइनस वी एल, जो बड़ा रहेगा हमें मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि अगर उल्टा ले भी लिया तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। 40 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दिया है, सी का कितना दिया है, सी का दिया है आपको 10 और एल का दिया है 40, तो 40 माइनस 10 का करोगे 30 का स्क्वायर, ये हो गया आपका वी, आई कितना दिया है 10 रूट 2, तो ये नेट क्या आ जाएगा 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 50 आ जाएगा, क्या 50 अपॉन 10 रूट 2 दिस। और ये क्या दिया है हमें, करंट का एम्पलीट्यूड दिया 10 रूट 2, इसका हम लोग क्या लेना है हमें, देखो वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस और जेड होता है, तो जेड को हम लोग वी आर एम एस बाई आई आर एम एस लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है वो वी आर एम एस का ही है, वी आर एम एस तो हम लोग ने निकाल दिया, इसको हम लोग रूट 2 से डिवाइड कर देंगे तो रूट टू कैंसिल, तो ये कैंसिल, तो आ जाएगा 5 एम्पियर इज द करंट, तो 5 सॉरी इम्पिडेंस ना, तो 5 ओम होगा यूनिट में, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट होगा क्या। ओके, और इसी तरीके से z का एक फॉर्मूला आता है, z का क्या फॉर्मूला आता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, मतलब रेजिस्टेंस वाले के लिए आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये भी इम्पिडेंस का एक फॉर्मूला है, वो भी आप यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, A series LCR circuit containing 5 Henry inductor, 80 farad microfarad capacitor, 40 ohm resistance is connected to 230 variable frequency AC source. The angular frequency of the sources at which the power transferred to the circuit is half the power of the resonant angular frequency is likely to be. क्या पूछा है, देखो, the angular frequency of the source at which power transferred to the circuit is half the power that is transferred in the resonant circuit. ओके, पहले रेजोनेंट सर्किट में कितना पावर यूजर है वो देखो, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। रेजोनेंस के केस में आपका एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, वी एल इक्वल टू वी सी हो जाएगा, ये रेजोनेंस का केस होता है, और आपका जेड हो जाएगा इक्वल टू आर, जेड हो जाएगा इक्वल टू आर, क्योंकि बचेगा ही नहीं ना कुछ, जेड का फॉर्मूला अभी हम लोग ने देखा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी सेम हो गया, तो ये जीरो का स्क्वायर, तो ये जीरो हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, तो जेड इज इक्वल टू आर आ गया, विच इज मैक्सिमम फॉर दिस, जेड इज इक्वल टू आर। तो आपका पावर इन दैट केस क्या हो जाएगा, आपका हमें क्या पूछा है, ओमेगा पूछा है, क्या ओमेगा, ओमेगा ऑफ एलसी, देखो हमें पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन, एलसी सर्किट के लिए रेजोनेंस के लिए ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एलसी, अगर मैं 2 पाई को इधर ले लूँ तो ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एलसी, ये हो जाएगा। तो हमें पूछा है ओमेगा क्या होना चाहिए जब भी तो पावर ट्रांसफर इज हाफ, तो ओमेगा हम लोग पहले निकाल देते हैं, हमें ओमेगा का वैल्यू दिया है अंडर रूट ऑफ एल, कितना दिया है हमें 5 हेनरी, और ये दिया है 80 इंटू 10⁻⁶, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁶ का अंडर रूट, 400 का अंडर रूट होता है 120, और ये 10⁻⁶ हो जाएगा 10⁻3, ये हो जाएगा 1000 ऊपर जाके, ये हो जाएगा आपका 500 सॉरी 50, तो ओमेगा आ गया आपका 50 रेडियन। ओके, 50 रेडियन आ गया आपका ओमेगा। अभी उसने पूछा है ऐसा कौन सा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो ताकि आपका पावर ट्रांसफर जो इस केस में है, रेजोनेंस के केस में, वो होगा हाफ, इज द हाफ ऑफ द पावर ट्रांसफर ऑफ, मतलब आपका जो दूसरे टाइम टी पे ओमेगा कितना होना चाहिए ताकि वो हाफ ऑफ ओमेगा एट रेजोनेंस के इक्वल हो। तो देखो अभी ये फॉर्मूला लगाने के लिए, ये फॉर्मूला लगाने से एकदम डायरेक्टली हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें पता है करंट आई वेरीज विथ ओमेगा एज द फॉलोइंग, या ओमेगा या फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये तो ठीक ही है। तो हमें पता है कि ये ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, और हमें पता है कि पावर इज डायरेक्टली, पावर इज इक्वल टू वी आई लिख दो, या आई स्क्वायर आर लिख दो, या वी स्क्वायर आर लिख दो। जब भी करंट मैक्सिमम होगा तभी तो पावर ज़्यादा होगा। तो उसने बोला क्या है, जितना पावर इस केस में हो रहा है एट रेजोनेंस कंडीशन, उतना पावर और किधर किधर कौन से ओमेगा में होगा। समझो इसका हम लोग ले लेते हैं वैल्यू 10, तो इसका हाफ पावर 5 आएगा, मतलब उसने पूछा है कि ऐसा कौन से ओमेगा होंगे जिधर हाफ पावर होगा। तो अगर हम लोग प्लॉट करेंगे, मैंने आर्बिट्री 10 ले लिया है, कुछ भी हो सकता है, तो चलो P ले लो और इसको P/2 कर लो, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि बोलेगा 10 कहाँ से आया, कैसे कैलकुलेट किया, ये सब नहीं। तो P ले लो कि हमें पता है रेजोनेंस कंडीशन में अगर I करंट है तो उस केस में होगा पावर P हो रहा है। तो इस हमें पूछा कि P/2 कौन से ओमेगा पे होगा। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो आपको 2 ओमेगा दिख रहेगा, यहाँ पे 2 ओमेगा दिख रहे कि 2 ओमेगा पे पावर आपका रेजोनेंस का हाफ होगा।
तो इसीलिए दो ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस में दो दो ओमेगा दिए हैं, वो बात ठीक हो गई। अभी इसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग वाला नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इधर था ओमेगा या तो एफ या ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ये तो हमें पता ही है। तो ओमेगा या एफ का प्लॉट है अगेंस्ट आई। ओके, तो ये हो गया आपका एफ रेजोनेंस, ये हो जाएगा कुछ एफ आपका, ये कुछ हो जाएगा एफ, या तो आप ओमेगा रेजोनेंस बोल दो, ये ओमेगा कुछ, ये ओमेगा कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो रेजोनेंस वाला है वो प्लस माइनस क्या, ओमेगा नॉट प्लस माइनस आर बाई 12, दिस इज द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ये होता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो हमें ओमेगा रेजोनेंस का क्या आ गया, 50 रेडियंस आ गया। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 50 प्लस माइनस आर कितना दिया है हमें 40, एल कितना दिया है 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 10, ये कट के आ जाएगा 4, तो 50 प्लस माइनस 4 इज योर आंसर। तो 50 प्लस माइनस 4 कहाँ दिख रहा है, माइनस 4 करोगे 46, प्लस करोगे तो 54, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा नॉट प्लस माइनस आर बाई 2l, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ओके, क्योंकि क्यों दो फॉर्मूला है ये पता चला, क्यों दो ओमेगा क्यों आए, क्योंकि ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो अगर आप p/2 पे प्लॉट करोगे तो दो ओमेगा दिखेंगे हमें, एक इंक्रीजिंग वाला एक डिक्रीजिंग वाला, वैसा। तो आपको दो ओमेगा मिलेगा, इसलिए दो क्वेश्चन में आए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स वेयर L इज रिमूव्ड एंड द फेज डिफरेंस between the current and the voltage is pi/3, C is removed, phase difference between them is pi/3। ओके, करंट और वोल्टेज के बीच में द पावर फैक्टर इज, देखो LCR, पहले आपने L को हटा दिया तो आपका जो फेज डिफरेंस आया वो C और R की वजह से आया था, मतलब CR सर्किट मतलब RC सर्किट की वजह से आया। तो RC सर्किट का फेज डिफरेंस कैसे लिखते हैं, tan phi इज इक्वल टू XC अपॉन X, मतलब R, XC अपॉन R, ये होता है फेज डिफरेंस। और ये कितना दिया, pi/3, ये हो गया कंडीशन। तो XC आपका क्या हो गया, pi/3R, ये हो जाएगा। अगर LCR से आपने C हटा दिया, C इज रिमूव सेकंड केस में, तो LR सर्किट हो गया। LR सर्किट का फेज डिफरेंस क्या होता है, LR सर्किट का फेज डिफरेंस है XL/R, और XL/R कितना है, pi/3। तो XL क्या आ गया, pi/3R। तो मैंने बोला था रेजोनेंस की क्या कंडीशन है, XL इक्वल टू XC एंड ओमेगा, सॉरी XL इक्वल टू XC या तो VL इक्वल टू VC, ये दो, कोई भी दो कंडीशन दिखे तो आपको मानना है कि रेजोनेंस कंडीशन। तो आपको दिख रहा है यहाँ से साफ साफ कि ये दोनों इक्वल है, तो रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस कंडीशन में आपका Z क्या हो जाएगा, R के इक्वल। तो आपका पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर का बोला था, पावर फैक्टर होता है cos phi, उसको R/Z भी लिखते हैं। तो R/R इज इक्वल टू 1, पावर फैक्टर इज 1 एट रेजोनेंस ऑलवेज। तो मैंने बोला था 1 0 ये सब रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये आएगा 1 या 0, बट इसमें 1 आ गया। ओके, mere सॉल्विंग है और कुछ नहीं है। ओके, a circuit when connected with an AC power source of 12 volt gives a current of 0.2. The same circuit is connected to DC source of 12 volt, it gives a power of current of 0.4. The circuit is क्या पूछा है, सर्किट के बारे में क्या पूछा है कि LR है, RC है, LC है या LCR है। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। किसकी, कैपेसिटर और इंडक्टर की 2-3 प्रॉपर्टी, जैसे कि कैपेसिटर और इंडक्टर। कैपेसिटर का और इंडक्टर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, देखो कैपेसिटर व्हेन फुल्ली चार्ज कंडीशन में ये बिहेव करता है ओपन सर्किट जैसा। ओपन सर्किट मतलब इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। और ये इंडक्टर फुल्ली चार्ज कंडीशन में मतलब मैग्नेटाइज्ड कंडीशन में, जब भी करंट मैक्सिमम रहेगा इसके अंदर आई मैक्स जब भी रहेगा और इसके अंदर क्यू मैक्स जब भी रहेगा, आई मैक्स रहेगा, तो ये बिहेव करता है अपना नॉर्मल कंडक्टिंग वायर की तरह, मतलब नॉर्मल कंडक्टिंग वायर शॉर्ट सर्किट की तरह, मतलब R इज इक्वल टू 0। इसका उल्टा ये कभी केस है T इक्वल टू इन्फिनिटी पे, मतलब T इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर फुली चार्ज होता है, ये हमें पता है फ्रॉम RC सर्किट जो कैपेसिटर में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, इससे हमें पता चल गया कि कैपेसिटर एट फुली चार्ज कंडीशन बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट एंड इंडक्टर एट T इक्वल टू 0 बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट वायर।
अभी t इक्वल टू 0 पे अगर देखिए, मतलब जस्ट हम लोग ने स्विच चालू किया, कैपेसिटर ज्वाइन किया, तभी ये बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट, सॉरी शॉर्ट सर्किट, तो इधर आ गया आपका 0। और एट t इक्वल टू 0 जैसे ही आपने ये क्लोज किया, ये बिहेव करेगा एज अ ओपन सर्किट, उल्टा है ये ओपन सर्किट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कैपेसिटर जस्ट हम लोग ने ऑन किया तो बिहेव करेगा कंडक्टिंग वायर जैसा, जब फुल्ली चार्ज हो गया तो इन्फिनाइट हो जाएगा उसका कैपेसिटेंस, सॉरी रेजिस्टेंस इन्फिनाइट प्रोवाइड करेगा, तो करंट बहेगा ही नहीं उससे। तो देखो, और इंडक्टर का उल्टा है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे वो हो जाएगा रेजिस्टिव वायर, मतलब शॉर्ट वायर जैसा अपना कंडक्टिंग वायर। t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 के केस में वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। वेट अ मिनट, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, कैपेसिटर वाला करेक्ट है, ये इन्फिनाइट वाला है, तो ये भी इन्फिनाइट पे 0 हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पे ओपन सर्किट ही हो जाएगा। तो एक चीज याद रखो, दूसरा उसका ऑपोजिट है। दूसरी बात, कैपेसिटर अपोजेस डीसी को अपोज करता है, और ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स डीसी, नो अपोजिशन टू डीसी, मतलब नो अपोजिशन टू डीसी। उल्टा हो जाएगा, ये सपोर्ट करता है एसी को, और ये सपोर्ट करेगा एसी को, ये अपोज करेगा एसी को। तो ये सब कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि कौन सा सर्किट हो सकता है। देखो, पहले हम लोग ने क्या क्या किया, एसी में समझो एसी सर्किट है कुछ, तो ओके, एसी सर्किट में कितना करंट है, 0.2 करंट है 12 वोल्ट पे। उतना ही 12 वोल्ट अगर हम लोग डीसी सर्किट में लगाया तो आपको 0.4 आ रहा है, मतलब करंट बढ़ गया। क्या करंट बढ़ गया? तो करंट में क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस तो होगा ही, और क्या हो जाएगा, एल या सी में से क्या होगा, देखो हम लोग ने बोला अपोजेस डीसी। अगर कैपेसिटर प्रेजेंट होता तो वो डीसी को अपोज करता तो करंट 0 आता था, बट करंट तो है ना, तो आर नहीं हो सकता, सॉरी सी नहीं हो सकता, तो एलसीआर ऑप्शन भी गया। तो ऑप्शन कौन से चले गए, देखो सी नहीं हो सकता तो एलसीआर ऑप्शन चला गया, आरसी चला गया, एलसी चला गया सब कुछ, बचा क्या, एलआर। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, एलआर सर्किट। कैसे हम लोग ने किया, हमें पता है कि कैपेसिटर अपोजेस डीसी, अगर वो प्रेजेंट होता तो डीसी को अपोज करता, तो डीसी में करंट 0 या अप्रोक्सीमेटली नहीं, पूरा 0 आना चाहिए था, बट ये तो 0.2 से 0.4 बढ़ गया ना, ये तो बढ़ गया, तो ये डेफिनेटली इंडक्टर ही होगा ये, ओके। तो ऑप्शन नंबर इस तरीके से, इस एक्सप्लेनेशन की वजह से ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका। तो यहाँ तक देखते हैं, फिर उसके आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।